है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष आजकल बहुत व्यस्त है मेंबरशिप अभियान में, इसके बावजूद भी आए। आपने सुना होगा मुख्यमंत्री ने, आप लोगों ने सुना होगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने कर्मचारियों को आंदोलन ना करने की सलाह दी है और साथ में ये भी कहा कि अगर जो आंदोलन करेंगे तो सरकार सख्ती के साथ निपटेगी। मैं समझता हूँ कर्मचारी और अधिकारी हमारे हिमाचल प्रदेश में इनका बहुत योगदान रहा है हिमाचल के विकास में, और लगभग हर परिवार से एक कर्मचारी जो है सरकारी नौकरी में है। तो मुख्यमंत्री को मैं सलाह दूंगा कि ऐसी धमकी ना दें, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है। और हिंदुस्तान को आज़ादी भी आंदोलन के तहत ही मिली है, जबकि महात्मा गांधी ने कई आंदोलन इस देश के अंदर किए और उसकी वजह से ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। तो मुख्यमंत्री जी, मेरे ख्याल मैंने पहले भी कहा था कि वो सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ ठीक तरीके से व्यवहार करें। कल मैं शिमला से आ रहा था तो 100-150 कर्मचारी भीगते हुए बिलासपुर के नज़दीक जो है मैंने देखे। वो जो है पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कर रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अभी कई बार ये मुख्यमंत्री लोगों को गुमराह करते हैं कि पुरानी पेंशन कांग्रेस ने बंद की है, जबकि हकीकत यह है कि दिल्ली में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पर सभी स्टेटों को भेजा कि भाई आप ये प्रस्ताव पास करके भेजें, और हिमाचल प्रदेश में श्री प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ये प्रस्ताव सदन के अंदर रखा और रिकॉर्ड साक्षी है, कांग्रेस पार्टी ने इसका डट करके विरोध किया था कि पेंशन बहाल नहीं होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी 30, 35, 40 साल की नौकरी करता है तो उसको अधिकार है कि वो पेंशन लें। अगर पेंशन खत्म ही करनी है तो लोग पहले विधायकों की, मंत्रियों की, सांसदों की उनकी पेंशन खत्म करें। मैं ये विशेष तौर पे कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता होने के नाते कि जैसे ही अभी सरकार दिसंबर महीने में बनेगी कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ओल्ड पेंशन बहाल करेगी। और शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान से शुरू कर दी है। अशोक गहलोत जी ने अपने बजट भाषण में कह दिया है कि जो पुरानी पेंशन है हम उसको बहाल करेंगे। जो भी कर्मचारी 2004 के बाद लगे हैं, क्योंकि 2004 में ये लागू हो गई थी, उनको जो है पेंशन हम पूरी तरह बहाल करेंगे। दूसरा मुद्दा, अब जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं वो धर्मशाला में गए, विधानसभा का घेराव किया। अब वो यहाँ से, आपको पता है, यहाँ से उन्होंने पदयात्रा शुरू की है और 3 तारीख को शिमला पहुँचेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री 3 तारीख से पहले जल्दी, जितने जल्दी संभव हो सके, पुरानी पेंशन बहाल करें ताकि इनका आंदोलन जो है वो बंद किया जा सके। दूसरा बड़ा बर्निंग इशू है जिसमें कई संघर्ष समितियां बनी है, कांगड़ा में बनी है, नूरपुर में बनी है, बिलासपुर में बनी है, मंडी में बनी है। पहले ब्रिगेडियर साहब जो है, ब्रिगेडियर कुशवाहा जी उसके चेयरमैन थे। जब वो
चेयरमैन बन गए एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन के, उन्होंने छोड़ दिया। तब तो जब हमारी सरकार थी तो बड़े जोर जोर से कहते थे कि 4 गुना मुआवजा दिया जाए। अभी हिमाचल में फैक्टर 1 लागू हुआ है और भारतीय जनता पार्टी, और मैं विशेष तौर पे रिकॉर्ड के कहना चाहता हूं, जब विधानसभा में प्रश्न उठा था तो मैंने जवाब दिया कि मैं क्या हम हिमाचल प्रदेश में फैक्टर 1 लागू करेंगे। तो जयराम जी ने कहा था, रिकॉर्ड में है, मैं भूल गया कॉपी लाने, कि क्या है ये तो भारत सरकार पैसा देगी, आपके जाने से क्या जाएगा। तो मैंने कहा जो हमने रेलवे लाइन भानुपुर बिलासपुर करनी है उसका एक्विजिशन का पैसा सारी हिमाचल सरकार देगी, एयरपोर्ट बनाएंगे उसका पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ जो किसानों के हितों की बात है, जब हमारी सरकार, इन्होंने एक कमेटी, कैबिनेट की सब कमेटी बना दी श्री गोविंद राम की अध्यक्षता में, उस सब कमेटी ने आज तक कोई मीटिंग नहीं की। जो संघर्ष समिति के लोग हैं उनको नहीं बुलाया और ना कोई रिपोर्ट दायर की, जबकि इनके 6 महीने अब बाकी रह गए हैं। तो जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हिमाचल प्रदेश में फैक्टर 2 लागू करेंगे और ये चुनाव घोषणा पत्र में डालेंगे, ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे, हिमाचल में फैक्टर 2 लागू करेंगे। इसके अलावा अब शायद मुख्यमंत्री को पता नहीं लगता या मुख्यमंत्री अनुभव की कमी की वजह से हिमाचल में कितने मतलब अवैध शराब फैक्ट्रियां पाई गई जो 4 साल से चल रही है। हमीरपुर में अवैध फैक्ट्री पकड़ी इन्होंने, पालमपुर में अवैध फैक्ट्री पड़ी, बद्दी बरोटियावाला में अवैध फैक्ट्री, और अवैध फैक्ट्री का कारोबार घर में शुरू हो गया जयराम के वक्त। और ये पता तब चला जब सुंदरनगर में जहरीली शराब पीने से 7 लोग मारे गए। तब सरकार को होश आई। मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि अवैध फैक्ट्रियां शराब की इनकी जेरे साया में चल रही थी। इन्हें एक कांग्रेसी को पकड़ा मीरपुर को, उसी को बता रहे हैं जो पूछा कि उसकी अवैध फैक्ट्री नहीं थी, उसके खिलाफ एक्शन लिया, डिफेंड नहीं करते हम। वो जो अवैध फैक्ट्री से जो माल उसके वहां रखा गया था पेटी छोड़ जाते थे, जो फैक्ट्री शराब बनाते हैं। मीरपुर शहर में चल रही थी एक फैक्ट्री और डीसी के घर से मेरे ख्याल 150-200 मीटर पर थी। क्या इनको पता नहीं लगा? एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, पुलिस डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा था? जब ये मामला ध्यान में आया तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इस तरह से 19 जनवरी को 7 लोग मारे गए। तो अवैध शराब का धंधा हिमाचल प्रदेश में जोरों से चल रहा था 4 साल से, और जब ये 7 लोग मारे गए तब इनके होश आई। उसके साथ ही आप जानते हैं 22 फरवरी को ऊना में अवैध पटाखे बनाने की फैक्ट्री चल रही थी और इंडस्ट्रियल एरिया के साथ ही। और ये भी साबित हुआ कि पिछले ये भी 3.5-4 साल से पटाखे अवैध तरीके से बना रहे थे। और सरकार के ध्यान में तब आया जब अवैध फैक्ट्री में जो है आग लगी, 6 महिलाएं जल करके मर गई, कई घायल हुए लोग, और सरकार तब जागी। पहले एसटीएम की अध्यक्षता में करती जांच कमेटी बिठाई, फिर एसआईटी बिठाई, अब डिविजनल कमिश्नर धर्मशाला को इंक्वायरी करने का जिम्मा सौंपा है। तो इस तरह से अवैध शराब फैक्ट्रियां
अवैध पटाखे के बनाने की फैक्ट्री, और यहाँ तक ये बांग्लादेश का है। एक निवासी हमीरपुर में किराए पे रह रहा था, वो कैसे आया? जबकि कांग्रेस पार्टी के वक्त में रूल बना है कि कोई भी माइग्रेंट लेबर है उसको पुलिस में बताना पड़ता है और अपना कार्ड और आधार कार्ड बताना पड़ता है, और ये कब से रह रहा था और उसका पता तब लगा जब उसने सुसाइड किया, जब उसने आत्महत्या की। इस तरह साफ जाहिर होता है कि कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह चरमरा गई है। आप जानते हैं, 2 महिलाओं की लाश चादरों में लपेट करके वो फेंक दी। 2 महिलाओं की लाश, और वो तो किसी ने देखी कि भाई ये तो लाशें पड़ी हैं, तब सरकार के ध्यान में आया। इस तरीके से ये सरकार सत्ता में आई गुड़िया कांड के नाम पर, गार्ड होशियार सिंह के कांड के नाम पे सत्ता पे आई। उसका फिर उन्होंने जो है नंबर भी दे दिया, भाई इस नंबर पे करो, और क्या किया उन्होंने। तो इस तरीके से अवैध खनन भी जोरों पर है। ऊना में और कांगड़ा के बॉर्डर एरिया में अवैध खनन जो है जोरों पे हो रहा है। एनजीटी ने भी इसका संज्ञान लिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसका बड़ा संज्ञान लिया, कमेटी गठित की। कमेटी ने कहा जी अवैध खनन हो रहा है, नालागढ़ एरिया में अवैध खनन हो रहा है, पंजाब को वहां से जो है पत्थर और रेत जा रहा है। और इस तरीके से हिमाचल में सीमेंट की फैक्ट्रियां लगी है, और आप जानते हैं कि सीमेंट की फैक्ट्रियां अपनी मर्जी से दाम बढ़ा रही है। हर दूसरे तीसरे महीने के बाद 10-15 रुपए बढ़ा देते थे। हमारे वक्त में 2 रुपए बढ़ाते थे, बड़े चीखते थे, चिल्लाते थे, शोर मचाते थे। और हम इनको ये पूछना चाहते हैं, भाई आपके वक्त में तो सीमेंट के दामों पर अंकुश क्यों नहीं है? आज पहली बार हुआ, जैसे आप जानते हैं सरकार में, जयराम सरकार में पहली बार हुआ कि पुलिस ने भी मेस का खाना छोड़ करके चीफ मिनिस्टर के घर का बाहर घेराव किया। इकट्ठे हो गए, एक दिन नहीं कई दिन मेस का खाना नहीं खाया। पहली बार हुआ कि पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार हड़ताल पे चले गए, जो आज तक कभी नहीं हुआ। उनकी पेमेंटें नहीं हो रही है, वो कहते हमने लेबर को पेमेंट करनी है। और पहली बार हुआ है सरकार का हर विभाग, अभी डॉक्टर हड़ताल पे थे, कोई कमेटी गठन की अब, यानी विभाग, हर विभाग के कर्मचारी, अब आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो हड़ताल पे है। 18-19 हजार कहते आंगनबाड़ियां बंद कर देनी, जो कांग्रेस ने खोली थी। उनका ये है कि भाई ठीक है बंद करें, तो हम इतने सालों से काम करें, हमें किसी विभाग में लगाएं, जेबीटी के अगेंस्ट में जो हमें काम करने दिया जाए। और जेबीटी स्कूलों में जो नर्सरी क्लासेस शुरू हुई है उसमें उन आंगनबाड़ियों को लगाया जाए। तो हम चाहते हैं कि सरकार से आंगनबाड़ियों के साथ जो है, जो कार्यकर्ता है, सहायिका है, उनके साथ जो है भेदभाव न किया जाए, उनको नौकरी दी जाए। एक तो आंगनबाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी है, 2 साल तो वैसे बंद रही आंगनबाड़ियां कोरोना करके। जयराम जी कह रहे थे गवर्नर के एड्रेस पे कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया, ये झूठ का पुलंदा है। जयराम कह रहे थे हमने हिमाचल में 2 कि 3 ऑक्सीजन प्लांट थे, हमने जो है 30 लगा दिए।
वो सब बेकार पड़े हुए, अब क्या जरूरत है ऑक्सीजन प्लांट की इतनी ज़्यादा। जो हमारे वक्त में लगा है उसकी वजह से हिमाचल में ऑक्सीजन की कमी से कोई कोरोना पेशेंट नहीं मरा। कहते कांग्रेस के वक्त में 60 जो है वेंटिलेटर थे, हमने पता नहीं 300 वेंटिलेटर कर दिए। जयराम से पूछना चाहता हूं कितने वेंटिलेटर खराब है स्टोर में पड़े हुए जो बेकार है, जो प्रधानमंत्री केयर फंड से खरीदे गए। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जयराम जी की सेहत अच्छी रहे, हम उसकी कामना करते हैं, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री पूरी तरह असफल रहे हैं। आज बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में बहुत बढ़ी है, महंगाई हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है, जिसको जयराम ने भी माना है। माना तो है, आपने कम करने के लिए क्या कदम उठाए। भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है, भ्रष्टाचार के केस की फाइलें जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दी है, और हिमाचल प्रदेश में विकास के काम ठप पड़े हैं। इसके मैं जयराम को जरूर बधाई दूंगा कि अपने चुनाव क्षेत्र में 12 हेलीपैड जयराम जी ने बना दिए हैं। ये विकास नहीं होता, आम आदमी उन हेलीपैडों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, करोड़ों रुपए खर्च किया है, अपने घर के पास भी गांव में एक हेलीपैड बना दिया है, लेकिन मंडी जिले को 2 चुनाव क्षेत्रों को छोड़ करके पूरी तरह नजरअंदाज किया है। और भाजपा के विधायक भी 3-4 विधायकों ने हमें कहा कि तेजी बस पूछो ना, बुरे हाल है हमारे चुनाव क्षेत्र में, हमारी बात नहीं मानी जाती। तो इस तरह से श्री जयराम सरकार का जो 4.5 साल का कार्यकाल है वो बहुत ही निराशाजनक रहा है और लोगों को जो है मायूस किया है। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, पार्टी यहाँ पीछे एक बात उठी कि रानी साहब ने चंपा ठाकुर जी को कंधे खटकाया। रानी साहब एक सीनियर नेता है, 3 बार की एमपी रह चुकी है। उनकी क्या चॉइस है, अपनी चॉइस के मुताबिक वो किसी का भी नाम प्रपोज कर सकती है। जहाँ तक टिकट की बात रही, टिकट हाईकमान के हाथ में, जो हाईकमान फैसला करेगा वो फाइनल होगा। पर ऐसा कहा गया कि रानी साहबा कौन होती है। आज पूरा हिमाचल प्रदेश रानी प्रतिभा सिंह को जानता है। उनके पति स्वर्गीय आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जो 6 बार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी धर्मपत्नी है और 3 बार एमपी रह चुकी है, 3 बार की एमपी है। उनको पूरा हक है। अब पिछले कुछ दिनों में हमारे क्षेत्र में कोई नेता आया, उन्होंने मेरे क्षेत्र में किसी का नाम प्रपोज कर दिया कि इसको प्रकाश चौधरी के अंगेस्ट टिकट मिलेगा। टिकट का फैसला कोई वो नेता नहीं करेगा, पर उसको हम कैसे रोके, जो उसने बोल दिया। पर टिकट तो हाईकमान देगा, चाहे वो प्रकाश चौधरी को दे या किसी और को दे, वो बाद की बात है। अभी इलेक्शन के लिए 7-8 महीने तक टाइम है। परंतु हमें ये दुख बड़ा लगा कि एक सीनियर नेता जो आज हिमाचल में उनका नाम है, आज देश में उनका नाम है, पार्लियामेंट में वो बैठे हैं, पहले भी 2 बार बैठे हैं, तीसरी बार अब बैठने जा रहे हैं। उनके खिलाफ ऐसी बातें हो तो अच्छी नहीं लगती। इतना मैं कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि टिकट तो हाईकमान दी है, लेकिन क्या आप ये महसूस नहीं करते कि अभी जब इलेक्शन में जो है 6-7 महीने का टाइम है और अभी से अगर आप किसी को टिकट देने की बात करें तो उससे पार्टी में क्या विरोधाभास नहीं पैदा होगा? नहीं, हमने नहीं की। एक विरोधाभास की बात जहाँ तक है, अब चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस पार्टी है, ठीक है ना, कोई ना कोई किसी के साथ जुड़ा रहता है।
टिकट का आवंटन तो हाईकमान करेगा, जैसे मैंने पहले कहा। टिकट कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं करेगा, चाहे उसमें मैं होगा, चाहे ठाकुर साहब होंगे, चाहे रानी साहब है, या कोई दूसरा नेता। परंतु पैरवी तो नेता अपने अपने जो है उनकी करते हैं, पर टिकट के बाद कोई विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि करना भी नहीं चाहिए। जो इसका फैसला हाईकमान करेगा तो हाईकमान करेगा। ये बिल्कुल ठीक कहा। देखो ना, रानी साहब ने अभी इलेक्शन लड़ा है। जो एमपी इलेक्शन लड़ता है उनको पता है कि वो अपने क्षेत्रों में किस किस ने काम किया है। उन्होंने यही कहा कि भाई किसी व्यक्ति विशेष ने इन क्षेत्रों में काम किया है तो उनका हक है। वो रानी प्रतिभा सिंह को निश्चित तौर पर पूछेंगे हाईकमान की, भाई बताओ आपके चुनाव क्षेत्र में किस किस लोगों ने काम किया है। इतनी बात उन्होंने कही है, बाकी से ज्यादा कुछ नहीं कहा। ये जो आश्रय ने उसके बाद में फिर बयानबाजी की है कि मैं जाके शिकायत करूंगा, रानी साहब कौन होते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? जिला कमेटी इसको कैसे दे रही है? जो वो जहाँ तक आश्रय शर्मा की बात है, वो मंडी में नहीं थे। उन्होंने कहाँ से सुना कि रानी साहब ने किसी को प्रपोज किया, मालो चंपा ठाकुर जी को। पहले भी चेतराम ठाकुर के बारे में बड़ी चर्चा आई, वहाँ के कुछ उनके साथी हैं, उन्होंने बड़ा विरोध किया। अब मान लो मैंने पहले कहा कि मेरे क्षेत्र में आकर कोई नेता प्रपोज करता है, मैंने तो नहीं विरोध किया। हम तो पार्टी को एक रखना चाहते हैं। चलो किसी नेता ने बोल दिया, ठीक है, उसकी चॉइस है, पर मैंने जैसा कहा फाइनल तो हाई कमान करेगा ना, कोई आश्रय शर्मा नहीं करेगा। ठीक है नहीं सर, अनुशासनहीनता में आएगी, क्योंकि पिछली बार भी प्रतिभा सिंह का दौरा हुआ सदर का, तभी आश्रय शर्मा आपका एक जिम्मेवार पदाधिकारी है स्टेट का, वो उसमें शामिल नहीं हुए। इस बार भी वो 2-3 दिन यहाँ पे वो शामिल नहीं हुए। तो हर बार बात रहते हैं वो कि मतलब जान के रहते हैं कि कुछ स्पष्ट तौर पर अनुशासनहीनता का मामला बनता है। अखबारों में गए, इसकी हम पूरी जानकारी लेंगे। अगर ऐसा बनता होगा तो हम जरूर करेंगे। बाकी जहाँ तक ये बात है कि कोई नेता नहीं आया, आने ना आने का नेता के ऊपर है। अब आश्रय शर्मा अब यहाँ नहीं था, वो बाहर गए थे, चाहे वो दिल्ली में गए थे, दिल्ली से बाहर आए, परंतु हिमाचल प्रदेश से बाहर थे। उन्होंने जो कहा किस ढंग से कहा ये हमें नहीं मालूम, पर इतना होना नहीं चाहिए। मैंने बार बार, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, अब मेरे खिलाफ तो बोले, हमने तो उनके खिलाफ नहीं बोला कि हम इतना जानते हैं कि फाइनल तो हाईकमान करेगा। जहां ब्लॉक की कांग्रेस कमेटी वो प्रपोज करेगी, जिला की कमेटी है उस पर मोहर लगाएगी, हिमाचल हाईकमान को जाएगा। हाईकमान किसकी फेवर में करेगा? अकेला नाम कहीं से जाता है, जैसे ठाकुर साहब है, इनका नाम अकेला जाएगा। अब हमारे भी पहले अकेले नाम गए, पर अब मेरे नाम के साथ अगर किसी का नाम जाता है तो जो हिमाचल प्रदेश की हाईकमान है वो किस पे मोहर लगाती है, उसको दिल्ली के हाईकमान के पास देती है। फाइनल तो वो करेंगे। चलो जी, ठीक है, धन्यवाद। भाजपा विधायक का दौरा हुआ सदर में, उसमें कांग्रेसी शामिल हुए, तो एक रिपोर्ट है जिलाध्यक्ष के ब्लॉक अध्यक्ष आपका। चलो ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये तो जहाँ किसी ने इसकी शिकायत की तो उसके मुताबिक ऐसा होना नहीं चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है उसके साथ कांग्रेसियों ने स्वागत किया है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर है, उसकी बात भी हमने शिमला हाईकमान को भेज दी है, वहाँ का जो डिसीजन आएगा उसके अनुसार काम करेंगे। चौधरी जी, पिछले 3 सालों से डीसीसी की कितनी मीटिंगें हुई और आगे कब होगी? ये आपके पदाधिकारी सोशल मीडिया में सवाल रेज कर रहे हैं। ऐसा है, डीसीसी की मीटिंगें हम बारंबार की है, आपने भी देखा, कई मीटिंगों में आप आए, प्रेस वार्ता भी हुई है, उसके अनुसार हमने किया। अभी भी 6 तारीख को डीसीसी की मीटिंग होने जा रही है। पिछली 20 तारीख को हमने डेट दी थी, परंतु हमारी जो पीआरओ है, जो हिमाचल की पीआरओ हाईकमान की तरफ से लगी है, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से, उन्होंने आना था यहाँ। तो पहले उनका 25-26 का बना था, फिर बाद में उसका 6 तारीख को बना। दीपा दास मुंशी जी, वो 6 तारीख को